गांव का हर स्वाद जैसे कहीं खो सा गया। हर पकवान का मजा भी जैसे सो सा गया। चारों निकले ढूंढने उस जादुई राह को। समोसे के पहाड़ ने दिखाया फिर से चाह को। बीजों में थी मोहब्बत जो मिट्टी में घुल गया, और हर दिल में खुशियों का स्वाद फिर खिल गया। बिरजू किचन में खड़ा होकर एक गरम शोरबा बना रहा है। पूरे किचन में उस शोरबे की खुशबू फैल रही है और हल्के भाप से माहौल गर्म हो रहा है। बिरजू मिट्टी के बर्तन में शोरबे को लगातार चला रहा है ताकि वो जले नहीं। इसी बीच सतीश किचन में आता है और पास रखी प्लेट से एक चपाती उठाता है। बिरजू उस पर गरम गरम शोरबा डाल देता है। सतीश एक कौर लेता है, मगर उसे उसका स्वाद थोड़ा अजीब लगता है। बिरजू, लगता है आज तुम नमक डालना भूल गए हो। इसमें तो कोई जायका ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कागज चबा रहा हूँ। नहीं सतीश, मैंने सब कुछ ठीक से डाला है। मैंने ताजे मसाले डाले हैं, नमक डाला है और मिर्च भी डाली है। ये कैसे हो सकता है? कल भी ऐसा ही हुआ था। माँ ने कड़ी बनाई थी, लेकिन उसमें जायका भी हवा जैसा था। कस्बे में भी सब यही कह रहे हैं। हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। अगर खाने में जायका नहीं होगा तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। चलो मनोहर चाचा से पूछ कर आते हैं। बिरजू और सतीश हामी में सर हिलाते हैं। वो किसी तरह अपना खाना खत्म करते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद बिरजू और सतीश चौपाल पहुंचते हैं, जहां मनोहर चाचा पहले से ही मौजूद होते हैं। सुमन भी वहां जूट का थैला लेकर बैठी होती है। बिरजू और सतीश उनके पास पहुंच जाते हैं। आओ बच्चों, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। पूरे कस्बे से जायका गायब हो गया है। फल मीठे नहीं रहे और सब्जियाँ फीकी पड़ गई हैं। हाँ चाचा, मैंने इन सेबों की जांच की है। ये दिखने में बहुत अच्छे हैं, मगर इनके अंदर कोई रस नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपना स्वाद वापस ले लिया हो। चाचा, ऐसा क्यों हुआ? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये फीकापन क्यों? ये किसी की गलती नहीं है। कभी कभी हम लोगों को एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है। मैंने अपनी पुरानी किताबों में जायका के बारे में पढ़ा है। उसे समोसे का पहाड़ भी कहते हैं। समोसे का पहाड़? क्या वहाँ हकीकत में समोसे उगते हैं? हाँ, वो एक जादुई जगह है। अगर हम वहाँ से जायका का बीज लेकर आएं, तो हमारे खाने में फिर से जान आ जाएगी। लेकिन वो रास्ता बहुत मुश्किल है। हमें मंजूर है चाचा। बेहतर जायका तो खाने में होना ही चाहिए। क्यों बिरजू? हाँ, क्यों नहीं। चलिए ना चाचा, अभी चलते हैं। चारों एक साथ सर हिलाकर सहमति जताते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद चारों घने और धुंध से भरे जंगल में चल रहे होते हैं। मनोहर चाचा अपने हाथ में लकड़ी लिए रास्ते में आने वाले रुकावटों को टटोलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये धुंध मामूली नहीं होती, बल्कि हल्की सुनहरे रंग की होती है। चारों बगैर कुछ सहारे के बस अपने अंदाज से आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ की हवा बेहद भारी है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी रसोई के धुएं में चल रहे हैं। हमें साथ साथ रहना होगा। चाचा, क्या हम सही रास्तों पर हैं? मुझे तो बस ये पीला धुआं ही दिखाई दे रहा है। मेरा पेट और ज्यादा मुंतजिर नहीं कर सकता। रुको जरा सतीश, जब हवा में मसालों की महक आने लगे तब समझ लेना कि हम करीब हैं। वो पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है। तभी अचानक उनके सामने एक तेज रोशनी चमकती है और चारों को अपनी आंखों को हाथों से ढकना पड़ता है। जब वो दोबारा अपने आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वो अब अपने गांव में नहीं हैं, एक अलग ही दुनिया में खड़े हैं। तभी बिरजू दूर कुछ देखता है। वो देखो, वो सामने क्या है? चारों एक अजीब सी जगह पर खड़े होते हैं। यहाँ की जमीन मिट्टी या घास की नहीं होती। वो छोटी छोटी करारी समोसों से बनी होती है। आसपास बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो गोल आलू जैसे दिखते हैं। दरख्तों पर पत्ते होते हैं
जो ताजे धनिये जैसे होते हैं। वाह, यहाँ की तो जमीन भी कुरकुरी है। क्या मैं एक टुकड़ा चख सकता हूँ? अभी नहीं सतीश, पहले हमें मसालों की पहाड़ तक पहुंचना होगा। ये तो बस आगाज है। बिरजू, देखो उन पत्थरों को। वो पत्थर नहीं है, वो उबले हुए आलू जैसे लग रहे हैं। यहाँ का माहौल पूरी तरह से अलग है। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ कोई खौफ नहीं है, बस एक शांति और सुख है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और करीब 1 घंटे बाद आखिरकार समोसों के पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ के नीचे एक गुफा होती है, जिसके चारों ओर ताजा और बहुत बड़े बड़े सब्जियां फैली होती हैं। गुफा से चटनी की एक नदी बह रही होती है। कितना दराज कद है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा समोसा लगता है। और देखो वो नदी, वो तो पुदीने की चटनी है। काश मेरे पास एक बड़ा कटोरा होता। मगर हमें ऊपर जाना होगा। चाचा, स्वाद का बीज कहाँ मिलेगा? वो इस पहाड़ की चोटी पर एक समोसे के अंदर छिपा हुआ है। हमें संभल कर चढ़ना होगा। ये पहाड़ बहुत फिसलन से भरा हो सकता है। चारों सर हिलाकर सहमति जताते हैं और पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। वो एक दूसरे की मदद करते हुए चढ़ाई शुरू करते हैं। सतह परतदार होती है। हर कदम पर वो टूटती सी महसूस होती है। उनके जूते फिसल रहे होते हैं, इसीलिए सभी को चढ़ने में मुश्किल हो रही होती है। तभी ऊपर से एक परत टूटकर उनकी ओर लुढ़कती हुई आती है, मगर किस्मत से थोड़ी दूर गिर जाती है। वो रुककर थोड़ा सांस लेते हैं। सब ठीक है, यहाँ पकड़ने के लिए कोई दरख्त नहीं है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। हाँ, मैं बिरजू का हाथ पकड़ता हूँ और बिरजू चाचा का। सुमन, तुम आगे रास्ता देखो। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का मसाला बहुत बारीक है। होशियार रहना, आँख में ना लग जाए। शाबाश बच्चों, साथ में रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। हम लगभग पहुँच गए हैं। वो आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे कदम रखते हैं। धीरे धीरे और संभल कर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ वक्त बाद वो समोसों के पहाड़ के ऊपर समतल जगह पर पहुंच जाते हैं। ऊपर से दिखने वाला नजारा बेहद खूबसूरत होता है। उन्हें दूर तक फैला हुआ पूरा खाने का गांव नजर आता है। वहां उन्हें काले नमक के पत्थर से बना एक चबूतरा दिखता है और उस चबूतरे पर एक चमकता हुआ सुनहरा समोसा रखा होता है। कितना खूबसूरत है, ये किसी गहने जैसा लग रहा है। ये देखो, हमारे कस्बे की खुशियों की चाबी। रुको, इसे छूने से पहले हमें कुछ सोचना चाहिए। क्या इसे ले जाने का कोई नियम है? इसे वही उठा सकता है जो वादा करे वो कभी भी जायका का घमंड नहीं करेगा और हमेशा सबको बराबर खाना खिलाएगा। बिरजू आगे बढ़ता है। शांत और विनम्र चेहरे के साथ वो अपने हाथ में वो सुनहरा समोसा उठा लेता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस जायका का इस्तेमाल सिर्फ सबके अच्छाई के लिए करूँगा। हमारे कस्बे में कोई भी भूखा या नाराज नहीं रहेगा। तभी उसमें से एक तेज सफेद रोशनी निकलती है और वो समोसा बदलकर 7 सुनहरे बीजों में तब्दील हो जाता है। बिरजू, तुमने कर दिखाया। अब हमारे पास सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत थी। अब हमें वापस लौटना चाहिए। चारों सर हिलाकर सहमति जताते हैं। बिरजू के हाथों में रखे चमकते हुए बीजों पर सबकी नजर टिक जाती है। वो समोसों के पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करते हैं। रास्ता अंधेरा होता है, मगर सुनहरे बीजों की चमक उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफी रोशनी देती है। वापसी के रास्ते में सुमन कुछ मसाले तोड़ लेती है। मनोहर चाचा ये सब देखकर बेहद खुश होते हैं। उन्हें सबकी एकता देखकर अच्छा लगता है। जब हम कस्बे में पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? मैं तो चाहता हूँ कि हम बहुत बड़ी दावत रखें। हाँ सतीश, और हम उन मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे जो हमें यहाँ से मिले हैं। हम सबको सिखाएंगे कि खाने का असली जायका सिर्फ मसालों में नहीं बल्कि उसको बनाने में है। बिल्कुल, और ये जादुई बीज हमारी मिट्टी को फिर से खुशबूदार बनाएगा। चारों सर हिलाकर सहमति जताते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ रात खत्म हो जाती है।
अगले दिन चारों बिरजू के आंगन में पहुंचते हैं। वो थके हुए लगते हैं, मगर उनके अंदर का उत्साह अभी भी बना रहता है। बिरजू और सतीश जमीन में 7 गड्ढे खोदते हैं और फिर बिरजू हर गड्ढे में एक एक बीज डालकर ऊपर से मिट्टी भर देता है। सुमन उन सभी बोए गए बीजों पर पानी डालती है। कस्बे वालों, जायका लौट आया है। अब हमारी धरती फिर से हमें खुशियाँ देंगी। अचानक बोए गए बीजों से एक रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान की ओर जाती है और पूरे गांव में फैल जाती है। उसके साथ एक बेहद और अच्छी और स्वाद भरी खुशबू फैलती है। अब सभी खुश नजर आते हैं और उसी रात गांव के सभी लोग बीच के मैदान में दावत के लिए इकट्ठा होते हैं। बिरजू, मनोहर चाचा, सुमन और सतीश इस दावत का इंतजाम करते हैं। बिरजू सबको खाना परोस रहा होता है। सतीश अपने प्लेट में ढेर सारे समोसे लेकर बैठा होता है। सुमन और मनोहर चाचा सबको खुशी खुशी खाते हुए देखते हैं। बिरजू, ये समोसे तो उस पहाड़ से भी ज्यादा लजीज हैं। शायद इसीलिए क्योंकि तुमने इन्हें हमारे लिए बनाया है। आज मुझे समझ आया कि स्वाद केवल जुबान के लिए नहीं होता, ये दिल की खुशी के लिए भी होता है। हमने सीखा कि कुदरत का हर एक हिस्सा कीमती है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। हमेशा याद रखना कि जिंदगी का असली जायका मिलजुल कर रहने में और बांट कर खाने में है। अब सभी फिर से खुश होते हैं। गांव का स्वाद वापस आ जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।